हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल सेशन में। अगर आप जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होते हैं। हम आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ सही आंसर को नहीं देखेंगे बल्कि उसके साथ साथ उसके पीछे के कंसेप्ट्स को समझेंगे ताकि एग्जाम से हमारा एक क्वेश्चन ना छूट जाए और हमारा एक मार्क्स ना कट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा गया, फिर यहाँ पर क्रिकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब फोर का कंसेप्ट है प्लस ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट जो लगता है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं कि उसमें हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है, मोहन और लेटर नाउ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें हमें प्रेजेंट लगाना है, प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, पास्ट वाले लगाने। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो इसमें कोई वर्ड है जो हम टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। मोहन फिल इन द ब्लैंक लेटर, मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर एक वर्ड है नाउ, और नाउ जो वर्ड है वो एक टाइम इंडिकेटिंग अर्थात वो समय को बता रहा है। और हम जानते हैं कि नाउ का जो मतलब होता है वो अब से होता है। अब मतलब समझ रहे हो, है ना, जो चीज प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट में हो रही है। तो यहाँ पर वाज हो गया, ये वर्ब हो गया, ये तो दोनों हमारे पास्ट को इंडिकेट करते हैं, राइट, पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता है ना, ये दोनों ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर तीसरा है जो हमारा रीडिंग है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब जो है और फिर ऑब्जेक्ट जो आता है वो सिर्फ सिंपल पास्ट में आता है। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस फिर हमारा होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमारा इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा है क्या है हमारा इसमें, मोहन प्लस इज प्लस रीडिंग। इसलिए हमारा जो मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर जो वर्ड है नाउ वो प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज रीडिंग, मतलब मोहन इज रीडिंग और लेटर नाउ। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ वो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट अ लेटर। अमित रोट अ लेटर, अमित ने पत्र लिखा। अब ये हम जानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट, रोट यहाँ पर है तो ये वर्ब टू हो गया हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब जब सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग पैसिव किसमें चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट का पैसिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस विल बी, तो यहाँ पर ये तो हमारा होगा ही, ये हमारा कट हो गया। अब यहाँ पर अ लेटर इज, यहाँ पर इज लगा है, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर तीसरा है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वाज ए वर्ब में हमारा वाज हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है रिटन मतलब वर्ब थ्री, तो सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बाय प्लस ऑब्जेक्ट हमारा ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हमारा ये तीसरा का जो आंसर है वो मैच करता है। इसलिए इस सेंटेंस का जो सेंटेंस अमित रोट अ लेटर, इसका पैसिव होगा और लेटर वाज रिटन बाय अमित, है ना। सो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल है कि हु डिड इट, किसने किया, इसको किसने किया। ठीक है, तो हु जो है ये सब्जेक्टिव केस में होता है।
हु का यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है वो हमारा whom हो जाता है। क्या होता है? whom। ठीक है, तो हमारा देखो कौन सा सेंटेंस है जो whom से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ ये देखना है, उसके बाद हमें ये देखना है क्योंकि ये did है, अर्थात ये हमारा जो है वो पास्ट में जा रहा है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और इंट्रोगेटिव में है। तो इसमें देखना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है और इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, तो हमारा ये जो है इज यहाँ पर लगा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद फिर है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सॉरी इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो वाज या वर होता है। वाज या वर, हाँ वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वाज या वर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सेंटेंस में होता है ये whom जो WH वर्ड्स होते हैं उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये तो वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो जो WH वर्ड इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा जो who did है ये हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर होगा बाय whom was it done, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये WH वर्ड प्लस was हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है और फिर यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस बन जा रहा है। ठीक है, कि बाय whom was it done। तो हमारे who did it का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बाय whom was it done। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि आई एम रीडिंग अ बुक, ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट पर ये सेंटेंस बना हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा और जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एक्टिव सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और आई हमारा ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इसमें कहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक का पैसिव होगा अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अ बुक है यहां पर हमारा वो सब्जेक्टिव केस में आ गया, हालांकि सब्जेक्टिव केस में है बट ये एक रिसीवर है। ठीक है, और ये जो हमारा आई है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में तो आ गया यहाँ पर, लेकिन ये हमारा डूअर है, मतलब एक्शन करने वाला यही है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स कैन मस्ट मे। ठीक है, हमारे पास तीन फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो मॉडल वर्ब से है, इसमें तीन फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हमें करेक्ट ऑप्शंस के साथ इन तीनों को भरना है। ठीक है, चलो तो आप कमेंट्स में बताओ कि इसके क्या क्या फर्स्ट का क्या उत्तर होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर है यू लिव लॉन्ग। ठीक है, बेसिकली कह रहा है कि भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। हम जब हमें मॉडल्स के रूल्स में कहता है कि मे का जो यूज है वो किसी को विश करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, किसी को कर्ज करने के लिए किया जाता है। और ये जो सेंटेंस है वो बेसिकली किसी को आशीर्वाद दे रहा है। तो जो ये मे वर्ड है वो हमारा पहला का आंसर होगा, अर्थात मे यू लिव लॉन्ग ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम मे लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहां पर कह रहा है ये जो सेंटेंस है वो कह रहा है
कि वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है। अच्छा, बोल सकती है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो सेंटेंस वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो सेंटेंस है वो एक तरह की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है ना। ये जो सेंटेंस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। और हमें पता है कि जो कैन वर्ड होता है वो प्रेजेंट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर होगा सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अर्थात दूसरा क्वेश्चन के आंसर में हम लोग कैन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरा। तो चूंकि हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, 3 ऑप्शंस थे, पहला और दूसरा हमने टिक कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, समझ की बात है कि ये हमारा मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा तीसरा आंसर मस्ट होगा। ठीक है, और चलो ठीक है, यहां तो ऑब्वियस हो गई कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का आंसर मस्ट होगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ये दोनों क्वेश्चंस ना दिए जाए, बल्कि इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन है, तब हम यहाँ पर मस्ट कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक हमें तो पता होना चाहिए ना। अब देखो, कहता है कि कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कह रहा है कि कैंडिडेट्स को अपने मतलब कैंडिडेट्स सारे सवाल के उत्तर जरूर दें, है ना। जब आप एग्जाम में बैठोगे इंग्लिश के एग्जाम्स में, या फिर अभी जो आपकी स्टार्टिंग हो रही है हिंदी से फिर और भी सब्जेक्ट से, तो देखोगे कि क्वेश्चंस के टॉप में लिखा रहता है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, है ना। वहां पर लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स को सभी सवाल के उत्तर देने जरूरी हैं। और ये जो मस्ट वर्ड है वो नेसेसिटी को शो करता है। ठीक है, कि कैंडिडेट्स को सारे सवाल के उत्तर देने जरूरी हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे मस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडल्स का है। देखो ये जो आपको देखो अभी रिपीटेडली कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जैसे मॉडल्स फिर मॉडल्स, ऐसे इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, 10th में जितने बार क्वेश्चंस पूछे गए, जो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ये एक्सप्रेस कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, और मैं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप एक तो है कि समझ से आप इसको सॉल्व कर सको, दूसरा है कि क्योंकि आपने ये क्वेश्चन अभी मैं और आप मिलकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको याद रहे उस बेसिस पर भी आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन को डील करते हैं। फिर हम ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स, है ना, कुड कैन मे मस्ट, हमारे पास 4 मॉडल वर्ब्स हैं और हमारे पास 4 क्वेश्चन है। कहता है कि यू राइट अ लेटर, है ना। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम लेटर लिख सकते हो। तो क्या तुम लेटर लिख सकते हो, अभी पूछ रहा है। अब सकना की बात हो रही है, तो सकना के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करते हैं, है ना। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं या फिर किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मल सेटिंग में हम बात करें तो ठीक है। अब पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, अब क्या कह रहा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अवश्य ध्यान देना चाहिए, ये कंपल्सन को शो कर रहा है, और कंपल्सन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मस्ट का। ठीक है, जब हमें नेसेसिटी शो करना होता है, कंपल्सन शो करना होता है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। इसलिए दूसरा क्वेश्चन में होगा आंसर पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों का देखभाल अवश्य करें। तो हमारा कैन खत्म हो गया, हमारा मस्ट खत्म हो गया, हमारे पास बचा है कुड और मे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो यूजुअली हम मे का यूज करके हम सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ाया है कि मे का यूज जो होता है जब हम किसी को ऑफर करते हैं, हेल्प ऑफर करते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि मे आई हेल्प यू, मे आई टेक यू टू द राइट, है ना, ऐसे करके कुछ भी, जो भी जब हम किसी को ऑफर हेल्प करते हैं तब हम मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जब हम किसी को से परमिशन लेते हैं तब भी हम मे का यूज करते हैं। ऐसे तो मे का बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हम ऑफर हेल्प कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मे का यूज करेंगे। तो हमारा हो गया, पहला में हमारा बन गया कैन यू राइट अ लेटर, पहला में हमने कैन लगा दिया।
दूसरा हमने मस्ट लगा दिया, पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और तीसरा में हमने क्या लगाया, तीसरा में हमने मे लगाया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कुड बचा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उससे मिल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर इफ आई कुड सी हिम यहां पर होगा। ठीक है, जिसके यहां पर कुड यूज इसलिए होगा क्योंकि यहां पर आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, ये पास्ट टेंस में। अगर यहां पर होता कि आई आस्क हिम, अगर यहां प्रेजेंट होता तो यहां पर हम कैन लगा सकते थे, लेकिन चूंकि यहां पर पास्ट है इसलिए हम यहां पर कुड लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या सही उत्तर होंगे। चलो, अब आप इसमें हमें बताओ कि पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, एंड सी एंड डी का फिर क्या होगा। ठीक है, वी फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दूसरा, आई हेल्प यू। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ है, ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एक्चुअली यहाँ पर होगा। ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक है वो आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स ये यहाँ पर चला, सॉरी कहाँ गया, नहीं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इशू नहीं है, यहाँ पर। सो द बॉयज ओबे देयर टीचर्स, एक मिनट, आई होप कि मैं क्वेश्चंस नहीं है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा था क्वेश्चंस, ये जो है स्लाइड हो गया था मिस्टेक से। तो इस ये जो है फिल इन द ब्लैंक है वो एक्चुअली आई के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो वी हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब्स लगेगा, हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब यहाँ पर यहाँ पर जो है आई के पहले कौन सा हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स लगेंगे। उसके बाद यू राइट अ लेटर, इसमें यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब हैड, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो आसानी से, ताकि वो परीक्षा में पास कर सके, तो इसमें कौन सा मॉडल वर्ब्स लगेंगे। ठीक है, चलो अब आप उत्तर दो। ओके, ठीक है, चलो मैं आप बताता हूं, आई होप कि आपने अपना सही आंसर चूज करके रखे हैं और कमेंट्स कर रखे हैं। ठीक है, देखो, वी हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो यहां पर कैन, मे और माइट, ये जो वर्ड्स हैं वो किसी भी तरीके से सजेशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमारा एक मस्ट वर्ड ऐसा है जो सजेशंस भी एक्सप्रेस करता है, हमारा ऑब्लिगेशन भी एक्सप्रेस करता है, मतलब सलाह या कहें नैतिक कर्तव्य है वो मस्ट एक्सप्रेस करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये क्या बता रहा है, ये एक तरह के हमारे नैतिक कर्तव्य को बता रहा है ना। तो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, अर्थात वी मस्ट, ठीक है, हेल्प द पुअर। दूसरा, अब यहां पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आई के पहले जो है वहां पर हेल्पिंग वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा। ठीक है, हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स, आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, यहां पर यूज करेंगे मे का, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मे का यूज जब हम किसी को हेल्प ऑफर करते हैं तब उसके लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर होगा मे आई हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या तुम पत्र लिख सकते हो। तो जब आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो चूंकि हमारा यहाँ पर मस्ट हो चुका है, हमारा मे हो चुका है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, माइट का और कैन का। ठीक है, तो क्या तुम पत्र लिख सकते हो, जब आप सवाल कर रहे हो तो सवाल करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसलिए यहां पर होगा कैन, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैन। तो बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 में कितने उत्तर सही हुए। ठीक है, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी पास, मैंने आपको बताया है कि सी वर्कड हार्ड सो दैट सी पास, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो परीक्षा में पास कर सके, या तो बेसिकली पास कर सके। ठीक है, जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो मैं, जब अगर सेंटेंस जो है इनिशियल सेंटेंस अगर पास्ट में है
तो हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनिशियल सेंटेंस जो ये है अगर प्रेजेंट में है तो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में है, इसलिए यहां पर हम लोग माइट का इस्तेमाल करेंगे, MI है ना, GHT, माइट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों माइट का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए जो माइट जो है, मे या माइट है, वो कभी कभी पर्पस अर्थात मतलब उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं खाता हूं ताकि जिंदा रह सकूं, तो मैं खाता हूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। अब मैं किस लिए खाता हूं? मेरे खाने के पीछे पर्पस क्या है? मेरे खाने के पीछे पर्पस है जिंदा रहना, है ना। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे वहां पर आई ईट, यहां पर क्या लिखेंगे? आई ईट सो दैट, है ना, यहां लिखेंगे आई, इस जगह पर लिखेंगे आई ईट सो दैट। अब चूंकि आई ईट मैं खाता हूं, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहां पर लगा देंगे मे लगा देंगे, है ना। मैं खाता हूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं, सो आई ईट सो दैट आई मे लीव। ठीक है, अगर यही रहता कि मैं खाया ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो यहां पर क्या हो जाता? आई एट सो दैट आई माइट लीव, है ना। तो ये है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा कि मस्ट का यूज होता है वो नैतिकता शो करने के लिए होता है ना, नैतिकता को शो करने के लिए भी करते हैं। कैन का यूज इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, कैन और मे का यूज करते हैं वो ऑफर करने के लिए करते हैं, और माइट और मे का यूज फिर किसके लिए होता है? माइट और मे का यूज पर्पस शो करने के लिए भी होता है, उद्देश्य शो करने के लिए होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable noun verbs given in the bracket। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर है the boys fill in the blank obey their teachers। बच्चों को अपने शिक्षक की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। obey का मतलब होता है बेसिकली उनकी जो बातें हैं, उनकी जो आज्ञा हैं उसको माननी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो कैन जो है वो तो होगा नहीं, क्योंकि कैन का जो यूज होता है वो किसी भी स्थिति में आपका मॉरल एथिक्स ये तो कि नेसेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है। कैन का यूज होता है संभावना एक्सप्रेस करने के लिए, कैन का यूज होता है पॉसिबिलिटी या एबिलिटी, योग्यता या क्षमता एक्सप्रेस करने के लिए, कैन का यूज होता है क्वेश्चन करने के लिए, है ना। कैन का यूज होता है संभावना एक्सप्रेस करने के लिए, ये चीजों के लिए होता है। मे का यूज होता है अगेन, मे का यूज होता है परमिशन लेने के लिए, मे का यूज होता है फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, मे का यूज होता है ऑफर करने के लिए, मे का यूज होता है पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन हमारा मस्ट एक ऐसा वर्ड है जो नेसेसिटी शो करता है, मॉरल एथिक्स के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द बॉयज ओबे देयर टीचर्स, ठीक है। बच्चों को या लड़कों को अपने टीचर्स की आज्ञा माननी चाहिए। तो क्या ये एक जिम्मेदारी नहीं है, एक नेसेसिटी नहीं है? ये एक नेसेसिटी है, इसलिए हम यहां पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एनीवन फिल इन द ब्लैंक्स मेक मिस्टेक्स। अब कहता है कि कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि गलती किसी से भी हो सकती है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो मिस्टेक कर सकता है, इसका मतलब है कि गलती किसी से भी हो सकती है ना। ये पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कैसे, 100% पॉसिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गलती कर सकता है। और हमने देखा है कि जब वो 100% पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, राइट, कैन का। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कैन का, है ना। एनीवन कैन कमिट या एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, है ना। तो यहां पर मेक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तरह की पॉसिबिलिटी है, ये 100% पॉसिबिलिटी है कि किसी से भी गलती हो सकती है ना। जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिससे मिस्टेक्स ना हो। नेक्स्ट, मोना स्पीक 5 लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां पर है दूसरा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन 3 है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन है जो रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर है मोना स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ठीक है। अब क्वेश्चन सी कहता है कि मोना 5 लैंग्वेज बोल सकती है, 5 लैंग्वेज बोल सकती है। तो मोना 5 लैंग्वेज बोल सकती है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये एक एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। मैंने आपको एबिलिटी और कैपेसिटी के बीच में के फर्क को समझाया है। और
न्यू व्यूअर्स को ये ना समझ में आए तो मैं बता दूं कि एबिलिटी जो होती है वो हमारी मानसिक क्षमता से रिलेट करती है, हमारी मानसिक क्षमता से जुड़ी होती है, जिसको हम लोग योग्यता बोलते हैं। और कैपेसिटी जो होती है वो हमारे शारीरिक क्षमता से जुड़ी होती है। तो जब भी हम मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता की प्रेजेंट में बात करें तो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सेंटेंस जो है वो क्षमता को एक्सप्रेस कर रहा है और वो प्रेजेंट की क्षमता को एक्सप्रेस कर रहा है या योग्यता को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर चूंकि लिखा हुआ है मोना स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मोना 5 लैंग्वेज बोल सकती है, ये मोना की प्रेजेंट एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, इसलिए हम इसके यहां पर इस क्वेश्चन में कैन का इस्तेमाल करेंगे। मोना कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरी योग्यता है, ठीक है। तो जब भी मैं अपनी योग्यता की बात करूंगा, किसी भी तरह की योग्यता का, तो मैं कैन का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरी क्षमता की बात कर रही हूं, जैसे कि मैं 10 रोटियां खा सकता हूं, तो आई कैन ईट 10 चपातीज, क्योंकि वहां पर मैं क्षमता की बात कर रहा हूं। तो योग्यता और क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में कैन का यूज होगा। ये हमारा तीसरा का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो कैन का इस्तेमाल जो है हमने दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी किया था और कैन का इस्तेमाल हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, देखा। तो हमारा जो कैन है वो दोनों जगह पे रिपीट हो गया। अब आते हैं हमारा लेवर हार्ड सो दैट यू पास, हार्ड वर्क करो, बेसिकली कठोर मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको, सो ठीक है। तो आपने मैंने आपको बताया था कि मे का जो यूज होता है वो पर्पस अर्थात उद्देश्य एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया आपको। तो उसमें आपने जैसे कि यहाँ पर कठिन मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको, तो यहां पर कठिन मेहनत क्यों करनी है, कठिन मेहनत करने के पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे पर्पस है कि तुम पास कर सको, है ना। तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मे का, ठीक है। हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहां कह रहा है कि लेबर हार्ड, कठिन मेहनत करो ताकि तुम पास कर सको। तो हमारा कठिन मेहनत करने के पीछे पर्पस क्या है कि पास कर सको, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर ये जो हमारा उद्देश्य पास्ट में, हमारा जो पर्पस पास्ट में होता है तो यहाँ पर माइट हो जाता है, बट यहाँ पर चूंकि हमारा जो पर्पस है प्रेजेंट में, इसलिए हम यहाँ पर मे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Coming to question number 11. Transform the following sentence. The bird is too small to fly. अब हमें इसमें क्या करना है, देखो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप सेंटेंस के वर्डिंग्स को चेंज कर रहे हो लेकिन आप उसके मीनिंग को चेंज नहीं करते। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि आप उसके स्ट्रक्चर हो सकता है चेंज कर दो, आप उसके वर्ड्स को चेंज कर दो, लेकिन उसके जो मीनिंग्स हैं वो सेम रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंसान मरणशील है, तो इसका मतलब होता है कि कोई आदमी जिंदा या कोई आदमी अमर नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं रिपीटिंग अगेन, अगर मैं आपको कहता हूं कि इंसान जो है वो मरणशील है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी अमर नहीं है ना। तो अगर मैं कहूं कि इंसान मरणशील है और आप उसी चीज को बोलते हो कि आदमी अमर नहीं है, तो हमने क्या किया, आदमी मरणशील है उसको ट्रांसफॉर्म करके कह दिया कि आदमी अमर नहीं है, और दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों बातें सेम, दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है कि आदमी है वो मरता ही मरता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है किसी भी सेंटेंस में, हमें ध्यान देना होता है कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को तो चेंज कर रहे हैं, वर्डिंग्स को तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग भी सेम रहेगा। अब जैसे कि द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, अब कहता है कि ये जो बर्ड चिड़िया इतनी छोटी है कि उड़ नहीं सकती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हम कैसे करेंगे, बोलता है कि रिमूव टू को हटा करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो हमें इसका एक स्ट्रक्चर पता है और इसका इस सेंटेंस को रिमूव, इसके मतलब इसके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसमें रिमूव टू को रिमूव करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज एन आर या वाज कुछ हो सकता है, प्लस सो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव। देखो ये हमारा जो है वो एडजेक्टिव है, स्मॉल क्या एडजेक्टिव, इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या कुड नॉट प्लस वर्ब वन। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे, यहां पर हम बनाएंगे इस तरीके से कि द वर्ड इज सो स्मॉल, द वर्ड इज सो स्मॉल। देखो सब्जेक्ट हमारा हो गया द वर्ड, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, अब टू को हटा करके हम लोग सो में बदल देंगे, सो। तो द वर्ड इज सो स्मॉल, और यहां पर फिर हम लोग लगाएंगे दैट, तो क्या हो जाएगा, द वर्ड इज सो स्मॉल दैट, अब यहां पर क्या करेंगे, इट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, अब इट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस दैट था। ठीक है, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट प्लस भवन। ठीक है, अभी देखो मेरे पास लिखने वाला पेन नहीं है, इसमें थोड़ी समस्या हो रही है, आई थिंक ये एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसको ये देख लेना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, ये मैं इसको जूम थोड़ा स्मॉल करता हूँ, ठीक है, ताकि ये हो सके। एक मिनट, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, इसका आंसर होगा द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। तो हमने इसमें क्या किया, टू का हमने रिमूव कर दिया और हमारा मीनिंग भी सेम रह गया। हमने टू को हटा करके सो का इस्तेमाल कर दिया, है ना, बट हमारा मीनिंग जो है वो सेम रह गया। दोनों का मीनिंग सेम है कि चिड़िया इतनी छोटी है कि ये उड़ नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कहता है कि मौत से किसको डर नहीं लगता। बेसिकली इस सेंटेंस का जो मतलब, अच्छा हम अभी 11वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर देखो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, दोनों का जो पहला क्वेश्चन है वो सेम है। वो इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछे गए, रिपीटेडली पूछे गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, आई विल रिमेंबर यू। अब कह रहा है कि इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो जब हम इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें यहां पर देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम निगेटिव में चेंज कर देंगे, जिस और हमारा जो क्या बोलते हैं आई विल रिमेंबर यू। ठीक है, हम कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम निगेटिव में चेंज कर देंगे, निगेटिव में चेंज कर देंगे और हमारा मीनिंग भी सेम रह जाएगा। तो यहां पर देखो आई विल रिमेंबर यू, तो यहां पर लिख देंगे आई विल नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, या फिर आई विल नॉट फॉरगेट यू। तो अगर यहां पर लिखा हुआ कि आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा, अब इसी का मैं कहता हूं कि आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तो बात तो दोनों सेम हो गई। तो यहां पर हो जाएगा आई विल नॉट रिमेंबर। अब देखो यहां पर क्या पैटर्न होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एन आर। ठीक है, बेसिकली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, जब हमें नेगेटिव में बदलना होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस जो वहां पर वर्ब दिया जाता है उसका एक अपोजिट वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ रिमेंबर है तो जो भी वर्ब रहेगा उसका अपोजिट वर्ब यूज कर देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और रिमेंबर का हो जाएगा फॉरगेट प्लस यू का यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल नॉट फॉरगेट यू। ठीक है, तो इसका दोनों मतलब सेम हो गया कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, दोनों का मतलब सेम हो जाता है। नेक्स्ट, शीला सेड टू मी आई एम राइटिंग अ पोएम। ठीक है, शीला सेड टू मी आई एम राइटिंग अ पोएम। देखो इस सेंटेंस का जो है ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर बनता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात ये नरेशन का पार्ट है, और नरेशन के पार्ट में हम लोग जानते हैं कि हम लोग SON फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब ये SON फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो
हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये एस1 फॉर्मूला का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देखते हैं। शीला सेड टू मी, शीला सेड टू मी, जो हमारा जो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा पास्ट टेंस में। तो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शीला का शीला लिखेंगे, शीला और शीला लिखेंगे और सेड को टोल्ड में बदल देंगे और टू को हटा करके हटा देंगे और मी का मी लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा शीला टोल्ड मी दैट, यहां पर क्या लेंगे, शीला टोल्ड मी। अच्छा दैट क्यों लगाया हमने, हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, ये जो कॉमा है और ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हटाने के लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो शीला टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब यहां पर S1 की बात करते हैं कि S1 फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। हम लोग S1 फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है ये हमारा जो सेंटेंस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो हमारा चेंज हो सके एज पर द रूल, ठीक है। अब यहां पर देखो शीला सेड टू मी, तो हम लोग यहां करेंगे शीला टोल्ड मी दैट। अब आई एम राइटिंग अ लेटर, यहां पर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमें पता है। तो रिपोर्टेड स्पीच और ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारा रूल क्या है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, ये है 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच के लिए यूज होता है, S1 में रिपोर्टिंग वर्ब के लिए होता है। तो कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शीला, है ना। ये शीला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई, जो कि एक फर्स्ट पर्सन है। तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शीला टोल्ड मी दैट शी वाज, या एम टू, अब हम किसको बदलेंगे, टेंस को बदलेंगे। तो प्रेजेंट करेंगे उसको पास्ट में बदलते हैं, तो इसे यहां पर होगा शी वाज राइटिंग अ पोएम, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, शीला टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग अ पोएम। तो ये हमारे आज के 11 क्वेश्चंस थे और 11 क्वेश्चंस में हमने 11 क्वेश्चंस के अंदर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डील किए और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी 20 और क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चन को हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिकॉर्डेड सेशन में डील करेंगे।